नमस्कार किसान बहनों और किसान भाइयों। मैं डॉक्टर ऋचा सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर में गृह वैज्ञानिक हूँ। आज मैं आप लोगों से थोड़ा सा स्मॉल मिलेट्स या फिर श्री अन्न के बारे में बात करना चाहूँगी। जैसे कि आप जानते होंगे कि वर्ष 2023 को श्री अन्न वर्ष के रूप में मनाया गया, स्मॉल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया गया है। लेकिन इसके बाद भी अभी हमारा श्री अन्न का उपयोग लोग उतना नहीं कर रहे हैं जितना उन्हें करना चाहिए। जैसे कि ये पहले बहुत उपयोग में लाया जाता था, पर धीरे धीरे ये हमारे खान पान से गायब होता चला गया। लेकिन इसकी पौष्टिकताएं इतनी हैं, इसका फायदे इतने हैं कि हमें इसको अपने भोजन में फिर से शामिल करना होगा, क्योंकि ये हर प्रकार से हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे हर एक अंगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। श्री अन्न में अगर आप समझे तो मोटे अनाज के तौर पे हम लोग इसको जानते हैं, लेकिन चूंकि ये फायदेमंद इतना है, पौष्टिकता से भरपूर है कि इसे मतलब भगवान का अन्न कहा गया। ये भगवान के अन्न के नाम से जाना जाता है और इसलिए इसको श्री अन्न का नाम दिया। कादरवली जो एक पर्यावरणविद और ऑर्गेनिक फार्मर थे, वो उनका नाम इसमें आता है कि उन्होंने श्री अन्न को इतना पॉपुलराइज करने की कोशिश की और इसके लिए इनको पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया है। और इसके फायदों के चलते ही उन्होंने इसको पॉपुलराइज करने की कोशिश की, इसको प्रमोट करने की कोशिश की। और आज ये देश भर में जितना पहले इसको लोग अनजान थे, इसके फायदों से कुछ ही लोग इसको जानते थे, लेकिन अब जो है इसको बहुत सारे लोग पिछले साल इसको मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाए जाने पर अब बहुत सारे लोग जानने लगे हैं। पर अभी भी बहुत सारी हमारी जनता ऐसी है, हमारे जनसंख्या ऐसी है जो इसके लाभ से और इसके पौष्टिक तत्वों से अभी अनजान है। तो सबसे पहले मैं इसके पौष्टिक तत्वों के बारे में बात करूं तो ये फाइबर में और कैल्शियम में, प्रोटीन्स में इसकी बहुतायत मात्रा इनकी पाई जाती है, इन पौष्टिक तत्वों की। और ये अगर आप सोचें तो हृदय रोगों के लिए भी लाभकारी है, ये डायबिटिक के लिए भी लाभकारी है। और यहाँ तक कि अगर कोई अपना वेट लॉस करना चाहता है तो ये वेट लॉस में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें पौष्टिक तत्व भरे हुए हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी कम है, अन्य अनाजों की तुलना में कम है। जैसे कि गेहूं में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं और पौष्टिक प्रोटीन्स और कैल्शियम्स वगैरह कम होते हैं, लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट कम है तो बाकी पौष्टिक तत्वों की मात्रा अपने आप ही बढ़ जाती है। साथ ही अगर इसको किसान भाई देखें तो इनको उपजाने में भी कोई विशेष उनको तकनीक की जरूरत नहीं होती है। ना तो इसको ज्यादा पानी चाहिए, ना तो इसको बहुत ज्यादा खाद चाहिए, ना तो इसको बार बार की देखरेख चाहिए। बाकी अगर हम गेहूं और धान की तुलना में देखें तो इसमें खर्च भी बहुत कम आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि गेहूं जो है वो ग्लूटन से ग्लूटन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि गेहूं में पाया जाता है, जो कि उसकी इलास्टिसिटी होती है। मतलब जैसे अगर आप रोटी, महिलाएं जानती हैं कि रोटी बनाने में आप उसकी रोटी बनाते हैं तो अपने आप गोल गोल फैलती चली जाती है। जो ये इलास्टिसिटी होती है ना, उसको फैलने की या उसके बढ़ने की या उसके ना टूटने की, वो ग्लूटन के कारण होती है। लेकिन ग्लूटन एक ऐसा प्रोटीन है जो बहुत सारे लोगों को सूट नहीं भी करता है। मतलब बहुत सारे लोग, जो एक बीमारी होती है सीलियक डिजीज, जिसमें कि ग्लूटन खाना मना होता है, उन्हें ग्लूटन से एलर्जी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी श्री अन्न या स्मॉल मिलेट्स बहुत ही फायदेमंद है। स्मॉल मिलेट्स में आप काकुन, सावा, कोदो और बाजरे, ऐसे 3-4 और हैं, मुझे नाम पूरे नहीं इस समय याद आ रहे हैं। तो ये सारे इसमें होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। और हर एक अन्न जो है ना वो विशेष किसी न किसी पौष्टिक तत्व में उसकी अधिकता, किसी न किसी पौष्टिक तत्व की अधिकता उनमें पाई जाती है। तो हम अगर इन सारे का उपयोग करें, जैसे कि रागी है और बाजरा है, ये सब भी इस्तेमाल किए जाते हैं, श्री अन्न के रूप में खाए जाते हैं और ये सब खाने योग्य हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये किसी को नुकसान करते हैं। एक इसमें छोटी सी बात ये होती है कि ये पकाने में ज्यादा टाइम लेते हैं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जब भी आप इनको बनाना चाहें, बनाना शुरू करें, शुरू करने से पहले अगर आप इसका खड़े रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसको भिगो लेना चाहिए। और इसको भिगोने के लिए आप इसको कम से कम 3 से 6 घंटे तक भीगा हुआ छोड़ दें। उसके बाद ये बनाने में भी आसान हो जाते हैं और उसकी कुकिंग टाइम भी कम हो जाता है और पाचन क्षमता भी इसकी बढ़ जाती है।
इसके अलावा बहुत सारे रूप में आजकल उपयोग किया जाने लगा है। इसका पाउडर रूप भी आने लगा है, इसका चूड़ा रूप भी आने लगा है। मतलब आप सावा को कोदो, काकुन, रागी, बाजरा, जिसका भी चाहे आप उसके बारे में आप देख सकते हैं कि वो फ्लेक्स के रूप में भी उपलब्ध है इस समय मार्केट में, इस समय वो पाउडर के रूप में भी उपलब्ध है, इस समय वो दलिया के रूप में भी उपलब्ध है। तो आप किसी भी रूप में इनका सेवन कर सकते हैं। ये जो इनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, रेसिपीज हैं, वो बहुत स्वादिष्ट भी बनती हैं और फायदेमंद भी हैं हमारे अपने ह्यूमन बॉडी के लिए। और इसका आप जो भी चीज सोच सकते हैं, जैसे जो भी चीज बनाना चाहे वो आप, जो हम गेहूं से बना सकते हैं वो हम इन मोटे अनाजों से भी बना सकते हैं। अगर आप बिस्किट सोचें तो आप बिस्किट बना सकते हैं, आप रोटी सोचें आप रोटी बना सकते हैं, आप केक सोचें आप केक बना सकते हैं। कोई भी ऐसी रेसिपी नहीं है जो कि इससे नहीं बनाई जा सकती है। बहुत ही कॉमन और बहुत ही आसानी से बनने वाली तरीके इसके जैसे बाजरे की खिचड़ी हो गई, बाजरे की दलिया हो गई, कोदो की खिचड़ी है, सावा की खीर है, बहुत सारे इसकी रेसिपीज इन सबकी मिला के बन सकती हैं। छोटी वाली जो मक्के होते हैं उनके भी आप उसको ग्राइंड करके या उसको खड़े रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका पाउडर रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी के रूप में भी कर सकते हैं। मिक्स ग्रेन, मल्टीग्रेन आटा जो आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में प्रचलन में है और लोग उसकी वैल्यू जान रहे हैं, उन सब में अगर इन सब का ही मिश्रण है और अगर आप अपने तरफ से जो भी आप ऐड कर सकते हैं उसको भी ऐड करके आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि मल्टीग्रेन आटे में पहले जो है चना और गेहूं और मक्के का आटा और बाजरे का आटा ये सब मिला के यूज किया जा सकता था। उसी तरह से आप सेम तरीके से आप गेहूं के आटे में अगर आप सी प्योर रोटी बाजरे की या रागी की या मक्के की नहीं बना पाते हैं तो आप गेहूं के साथ इसको मिक्स करके भी थोड़ा बना सकते हैं, जिससे कि उसकी आप नॉर्मल रोटी के जैसे आप उसको बना भी पाएंगे और इसकी पौष्टिकता भी बढ़ जाएगी। ये बच्चों के लिए भी बहुत लाभकारी है, उनकी बढ़त में, उनके दिमागी विकास में। इसमें अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे क्वांटिटी और क्वालिटी के होते हैं, जिससे कि वो हमारे बढ़त में, बच्चों के विकास में, दिमागी विकास में भी बहुत ही मददगार होते हैं। डायबिटिक लोगों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है, जिसकी वजह से उनका ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। और इसके आप अलग अलग जिसका चाहे आप रागी का, ज्वार का, बाजरे का, सावा, कोदो, काकुन, इन सब का भी कुछ भी आप किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आप उसको सादा उसका चावल बना सकते हैं, इनमें से किसी का भी आप चावल भी बना सकते हैं, आप खीर भी बना सकते हैं, आप रोटी बना सकते हैं, इसके अलावा दलिया बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, तहरी बना सकते हैं। और बहुत पॉपुलर जो रेसिपीज हम लोगों ने बाजरे की और इन सब की देखी वो चौसेला नाम से थी, जिसमें जैसे हम उड़द की कचौड़ियाँ बनाते हैं वो चौसेला जो है वो बाजरे के आटे से बनाते हैं। इसके अलावा मीठी टिक्की बना सकते हैं, जैसे कि आप अगर जिसको हम ठेकुआ या पुए के नाम से जानते हैं, मीठा डाल के बाजरे के आटे की भी बन सकती है, ये सावा के आटे की भी बन सकती हैं। सावा के आटे का आप खीर भी बना सकते हैं, सावा के दानों का खीर बना सकते हैं और सावा के आटे का हलवा भी बहुत अच्छा बनता है। रागी के आटे का भी हलवा बना सकते हैं। ये सारी रेसिपीज टेस्टेड हैं, बनाई जा चुकी हैं और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी चेक हो चुकी है, लेकिन अभी ये इनका मतलब पॉपुलराइजेशन नहीं हो पा रहा है ना, लोग इतना वैल्यूज जानते नहीं है। जैसे कि पहले बहुत ही कॉमन तरीका था कि जैसे हम लोगों ने गांव की महिलाओं से बात करते हैं, पुराने लोगों से, तो वो बताते हैं कि इनमें खाने के लिए ना इसके साथ पानी की बहुत जरूरत पड़ती थी, क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग भी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी और इनको बनाना बहुत मुश्किल पड़ता था और सिर्फ चावल के रूप में ही पहले खाया जाता था, क्योंकि तब इतनी वैरायटीज खाने में नहीं होती थी। तो इनका धीरे धीरे उपयोग हमारी डाइट में कम हो गया था। लेकिन अब चूंकि ये हर रूप में उपलब्ध है, इनकी प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारी मशीनें भी उपलब्ध हो गई हैं। मतलब इनको चूड़े के फॉर्म में, दलिया के फॉर्म में, छिले हुए चावल के फॉर्म में ये हमें मिल जाती हैं, तो हम इनका जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकते हैं। पाउडर के फॉर्म में मिल जाती हैं तो इसका कुछ भी बना सकते हैं आप। इसकी मठरी बना सकते हैं, इसका शक्कर पारा बना सकते हैं, इसका नमक पारा बना सकते हैं, इनमें से किसी का भी। और ये बहुत ही खस्ते और कुरकुरे भी बनते हैं। जैसे कि नमक पारा मैदे का होता है, तो मैदे का जो रेसिपीज नुकसान करती हैं, लेकिन जब आप इससे बाजरे के आटे से या रागी के आटे से बनाते हैं तो वो खुसखुसापन भी इसमें होता है, करारे भी होते हैं, लेकिन वो फायदेमंद भी होते हैं।
मैदा जो है, जो कि ग्लूटेन की वजह से या फिर उसकी फाइननेस की वजह से जो कि आंतों में चिपक जाता है, ये जब हम बाजरे का, रागी का या ज्वार का बनाते हैं तो वो चिपकता नहीं है आंतों में, और वो बॉवल क्लीनिंग के लिए भी, बॉवल मूवमेंट के लिए भी अच्छा होता है। मतलब पेट से खराब भी नहीं होता है और पेट की सफाई भी अच्छे से होती है। तो इनका उपयोग हम अपने डेली डाइट्स में किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। सारी रेसिपीज अगर आप इनको चाहिए तो आप नेट पे भी देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, बहुत प्रकार के। और सबसे एक अच्छी रेसिपी हम लोगों को लड्डू की भी लगी थी, जो कि बाजरे का लड्डू था, और मिक्स ग्रेन लड्डू भी आप बना सकते हैं, जिसके लिए आपको आटा, आप चाहे बाजरे का लें, उसमें आप रागी और कुंदों का आटा भी मिला सकते हैं या फिर बेसन भी मिला सकते हैं उसकी पौष्टिकता बढ़ाने के लिए। तो उसके इनको आपको घी के साथ भून लेना है, और उसमें स्वाद अनुसार, मतलब जितना आप मीठा रखना चाहें, अगर हल्का मीठा रखना चाहें या गाढ़ा ज्यादा मीठा रखना चाहें तो उस हिसाब से आपको चीनी या गुड़ मिलाना है। बाकी आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो, आप ड्राई फ्रूट्स भी उसमें मिला सकते हैं, काजू, बादाम और किशमिश तो नहीं, पर अखरोट वगैरह डाल के आप इसका, नारियल वगैरह, गरी डाल के इसको और भी ज्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। और ये एक पावर बॉम्ब की तरह काम करता है, जो कि बच्चों को, जैसे कि बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, तो उन्हें कुछ ऐसे आइटम्स चाहिए होते हैं वो जल्दी से खाने, और जिनका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज्यादा हो, तो माएँ भी ढूंढती रहती हैं। ऐसे में लड्डू एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए, जिसमें घी भी डालने की वजह से वो न्यूट्रिटिव, एनर्जेटिक भी होता है, और जो हमारे स्मॉल मिलेट्स की जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो भी उसमें होती हैं। ड्राई फ्रूट्स की वजह से उनका प्रोटीन एनरिचमेंट और ज्यादा हो जाता है, और बच्चों को खाने में टेस्टी भी लगता है मीठा होने की वजह से। और ये पावर पैक है बिल्कुल, इसमें बहुत मतलब बच्चों को पसंद भी आता है और एनर्जेटिक भी होता है। तो आप इसका बाजरे का या फिर मल्टीग्रेन लड्डू भी बना सकते हैं बच्चों के लिए, और साथ ही साथ ये बड़ों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। बाकी अगर घरेलू तौर पे आप इस्तेमाल डेली अगर करना चाहते हैं तो आप इसको आटे में मिक्स करके रख लीजिए। अगर आप डेली आप अलग अलग नहीं बना सकते हैं, कि बाजरे की रोटी बनाने में मुश्किल है या मक्के का रोटी बनाने में मुश्किल है, तो आप अपने इन सारे आटे को, सभी के आटे को बराबर मात्रा में गेहूं के आटे में मिला के आप रख सकते हैं, जिससे कि वो मल्टीग्रेन होता है और इनकी सारी प्रॉपर्टीज उस रोटी में भी आ सकती हैं। इसके अलावा ये बच्चों को बढ़ने में भी सहायता करता है, और जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये जो एजिंग होती है ना, मतलब एंटी एजिंग का भी काम करता है, जो जल्दी जो है आपको बूढ़ा नहीं दिखने देता है। इसका ये भी बहुत बड़ा फायदा है एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से। और इसमें अमीनो एसिड्स भी अच्छी क्वांटिटी के होते हैं, जो कि प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन भी बॉडी में बढ़ाते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्मॉल मिलेट्स का उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा इसके फसल को भी प्रमोट करें, और इससे साथ ही बनने वाले उत्पादों को भी। आजकल मार्केट में भी इसके बहुत सारे मतलब ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जैसे कि आपको स्मॉल मिलेट्स का ब्रेड भी मिल रहा है, बिस्किट्स भी मिल रहे हैं, केक भी मिल रहा है, यहाँ तक कि चॉकलेट्स में भी इनका प्रमोशन किया जा रहा है इनके यूज को बढ़ाने के लिए। तो आप जिस भी रूप में हो सकता है, जिस भी तरह से हो सकता है, आप इसका प्रयोग करें, और अपने बच्चों के साथ साथ अपनी और पूरी फैमिली का न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, और हेल्दी बने, स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। धन्यवाद।